ओके, अभी हम बात करने वाले हैं ऐसे 520 के बारे में। 520 का क्या नाम है? एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर का क्या मतलब होता है? देखो, एक तो हम क्या करते थे, टेस्ट ऑफ डिटेल करते थे। टेस्ट ऑफ डिटेल में हम क्या करते थे, सैंपल निकालते थे, फिर सैंपल के बेसिस पे चेकिंग करते थे। उसमें कैसे करते थे, जैसे वाउचर निकाला, बिल निकाला, बिल टी निकाला, डिलीवरी नोट निकाला, फिर उनको आपस में एक दूसरे से मैच करते थे। ठीक है। पर एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या होता है, हमें एक अकाउंट के बैलेंस को चेक तो करना है, लेकिन वो दूसरे के बेस पे करना है। अब दूसरे का बेस चाहे वो अकाउंटिंग बेस भी हो सकता है, वो नॉन अकाउंटिंग बेस भी हो सकता है, मतलब वो फाइनेंशियल डेटा भी हो सकता है, वो नॉन फाइनेंशियल डेटा भी हो सकता है। लेट्स से कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि याद रहे। जैसे पहला, जैसे हमें जीएसटी दिया हुआ है कि 9% जीएसटी है। ठीक है, तो क्या जीएसटी का रेट 9% है, तो क्या हम इससे रेवेन्यू निकाल सकते हैं ना? हाँ, निकाल सकते हैं, रिवर्स कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। देन सेकंड, जैसे मान के चलो हमारे पास प्रोडक्शन का डेटा है, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, तो हम इसको यूज़ करके क्या निकाल सकते हैं, हम अपने परचेज का डेटा निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर हमने कितना कंजम्पशन किया वो निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट, आपके पास जैसे रेंट एग्रीमेंट्स हैं, तो रेंट एग्रीमेंट में आपका पर मंथ रेंट लिखा होगा, आपका एस्केलेशन का क्लॉज लिखा होगा, तो वो सब चीज़ें देख के हम क्या कर सकते हो, वो आप रेंट निकाल सकते हो। पर ये जो किया, ये क्या किया आपने, रीकैलकुलेशन किया। ठीक है, ऐसे ही हमारा हम अगर इसमें एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने जाएं तो हम क्या सोचेंगे कि देखो भाई, आसपास देखो, आसपास रेंट है, तो रेंट का क्या पर एरिया वाइज या पर जो भी प्रॉपर्टी का स्क्वायर फीट है उसके हिसाब से देखने जाएंगे कि क्या रेट चल रहा है। लेट्स से हमने देखा कि भाई 20 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेंट दिया जा रहा है, तो हम देखेंगे कि भाई जो हमारा एग्रीमेंट है क्या वो भी उसी हिसाब से बना है या नहीं बना है। तो ये हो गया एनालिटिकल प्रोसीजर। हमने स्क्वायर फीट के हिसाब से देखने गए, तो ये क्या है, नॉन फाइनेंशियल डेटा है। या फिर कोई दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, लेट्स से पेरोल वाला एग्जांपल लेते हैं कि हमें पेरोल का कॉस्ट निकालना है। तो हम पेरोल का कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं? तो उसके लिए हम चेक कर सकते हैं कि भाई कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ थे, क्या हमने उनको क्या पेमेंट किया, क्या मतलब उस टाइम पे क्या चल रहा था, ऑन एन एवरेज क्या सैलरी दिख रही है, या जो चेंजेस आए वो चेंजेस जो आ रहे हैं वो किस रीज़न से आ रहे हैं, न्यू ज्वाइनिंग हुआ, रिज़ाइन देखे गए, या लेट्स से कुछ इंक्रीमेंट हुआ। तो ये चीज़ें हम चेक करने जाएंगे। तो ये सब क्या है, हमारा नॉन फाइनेंशियल डेटा। जैसे लेट्स से हमें रेंटल इनकम मिल रही है, रूम रेंटल इनकम किसी होटल में, तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो हम टैरिफ रेट से चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ रूम्स कितने हैं वो देख सकते हैं, वैकेंसी वो खाली कितनी रहता है वहाँ पे, तो वो देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अपने देखने जाते हैं। ठीक है, तो इधर में क्या हो रहा है, अगर हम ये सब चीज़ें लगाएंगे और हमारा जो अमाउंट है वो लगभग लगभग मैच भी कर रहा होगा, ऐसा नहीं है 100% मैच कर जाएगा। लेट्स से आपने अजम्पशन माना कि भाई पेरोल है, ऑन एन एवरेज इतना पर पर्सन को देते हैं, तो अगले साल में इतना होना चाहिए। सेम तो नहीं बैठेगा ना, देयर विल बी चांसेस कि भाई थोड़ा बहुत डिफरेंस आए। जैसे डेप्रिसिएशन में करते हैं, डेप्रिसिएशन में जो हमारे पास ओपनिंग डेप्रिसिएशन है वो 100% पूरे साल यूज़ करें तो 100%, कुछ खरीदा बेचा तो उसके ऊपर 50% रेट लगा देते हैं। अब आप इसको कंपेयर करने जाओगे अपने एक्चुअल के साथ, तो ज़रूरी थोड़ा है कि सेम ही आए, डिफरेंस तो आएगा ही ना। मतलब ये तो आपका क्या है, यहाँ पे अजम्पशन है। अब लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो आपको देखना होता है क्या ये हमारा जो डिफरेंस है वो एक्सेप्टेबल लेवल तक आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर एक्सेप्टेबल लेवल तक है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप उधर और भी चीज़ों को देखने जाओगे और भी कंपैरिजन करने जाओगे। ऐसे स्पेसिफिक बात क्या करने वाला है, स्पेसिफिक यही बात करने वाला है कि सबसे पहले तो ये बोलेगा कि क्या एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब क्या है, कहाँ ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, फिर उसके बाद कैसे कैसे एनालिटिकल प्रोसीजर आप कर सकते हो। उसके बाद एनालिटिकल प्रोसीजर का पूरा प्रोसेस क्या है, मतलब सबसे पहले तो देखेंगे कि भाई कोई जगह है तो उस पर एनालिटिकल प्रोसीजर लग भी सकता है या नहीं लग सकता है, कोई पर्टिकुलर आइटम के लिए वो सूटेबल हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। लेट्स से रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू को क्या हम एनालिटिकल प्रोसीजर से निकाल भी सकते हैं या नहीं निकाल सकते। ठीक है, फिर निकाल सकते हैं तो क्या कोई दूसरा रिलेशनशिप वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया कि भाई हमें रेवेन्यू निकालना है, तो हमने जीएसटी के बेसिस पे निकाल लिया। ठीक है, तो हम वैसे चीज़ों को देखने जाएंगे। या लेट्स से पास्ट ट्रेंड देख सकते हैं कि भाई हर साल बढ़ रहा था तो कितना हो रहा था, या इस साल अचानक से बढ़ गया तो क्यों बढ़ गया, तो वो अपने उधर रीजन देख सकते हैं कि नई यूनिट डाल दी, क्या करा, वो सब। तो नेक्स्ट देखेंगे रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। फिर अपने देखने जाएंगे कि भाई जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, फिर उसके बेसिस पे हमने अपना कंपैरिजन किया, परफॉर्म किया पूरा एनालिटिकल प्रोसीजर, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आएंगे। वो डिफरेंसेस को अपने बोलने जाते हैं एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस मतलब क्या कि भाई इतना तो डिफरेंस आएगा ही। अगर वो हमारा लेट्स से बियरेबल लेवल तक आ रहा है कि ठीक है चलो इतना तो हमने सोचा ही था, वो आ रहा है तो ठीक है। अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो क्या करेंगे, मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे और एडिशनल प्रोसीजर को वहाँ पे परफॉर्म करने जाएंगे। अगर हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर सही आंसर दे देता है ना, तो कहीं कहीं पे तो हमें टेस्ट ऑफ डिटेल भी फिर परफॉर्म करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता।
ठीक है। अब लेट्स से अपने ऐसे पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है, एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब क्या? तो एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब एनालिसिस करना किसका, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा। ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे होते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि भाई फ्लक्चुएशन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, या फिर वो इनकन्सिस्टेंसी आ रही है तो वो क्यों आ रही है, वो कितने अमाउंट से डिफर हो रहा है, वो सब चीज़ें हम देखने जाते हैं। ठीक है। जब हम ये देखेंगे तब हम प्रायर पीरियड आइटम भी देख सकते हैं, हम बजट्स भी देख सकते हैं, हम फोरकास्ट भी देख सकते हैं, इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। ठीक है। तो आप कैसे भी आप एनालिटिकल प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हो। जो ऑडिटर है उसका क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिट करते टाइम कि उसको क्या करना है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है। पर ये जो ऑडिट एविडेंस अब वो लेने जाएगा, वो कब लेने जाएगा, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते टाइम। एनालिटिकल प्रोसीजर बोला ना, जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहे होते हो और किस टाइम पे परफॉर्म कर रहे होते हो, एट दी एग्जीक्यूशन स्टेज परफॉर्म कर रहे होते हो, तो उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। और हमें ना एज अ ऑडिटर हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम जो भी एनालिटिकल प्रोसीजर को डिज़ाइन करें, परफॉर्म करें, वो एंड ऑफ द ऑडिट के टाइम पे करें, ताकि जो भी रिजल्ट्स आएँ उनका हम यूज़ कर सकें अपना जो भी फाइनल अपना जो भी कंक्लूजन रहता है उसको ड्रॉ करने में। और हम ये भी देख सकें कि भाई हमने जो अंडरस्टैंडिंग लिया था वो क्या हमारा कंसिस्टेंट बैठ रहा है एनालिटिकल प्रोसीजर को परफॉर्म करने के बाद या नहीं। तो हमें वो भी उस भी चीज़ में हमें हेल्प मिल सकती है। ठीक है। अब क्या क्या ऑप्शन है आपके पास एनालिटिकल प्रोसीजर को परफॉर्म करने के, क्या क्या टेक्निक्स हैं। तो जैसे आप क्या कर सकते हो, आप देखोगे भाई जो डेटा है या जो भी आपका एक्सपीरियंस है, क्रिएटिविटी, वो लगा के आप कुछ कोई भी अलग अलग प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हो। जैसे प्लानिंग स्टेज में हम ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई हम देखने जाएंगे कि लास्ट इतना हुआ था, तो इस जगह पे अभी में हमारा क्या आना चाहिए। तो ये एक तरीका हो सकता है जिसमें हम प्रायर पीरियड के बैलेंसेस को देखने जाते हैं, उसके बेसिस पे हम करंट पीरियड का बैलेंस देख रहे होते हैं। ठीक है। देन सेकंड अपने क्या कर सकते हैं, रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे असेट्स लायबिलिटी को निकालने के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंसेस को निकालने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल बढ़ रही है तो उसके कंपेरिजन में जो परचेज है या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो भी बढ़ने चाहिए। तो वो क्या कर रहे हैं, हम इनडायरेक्टली रेशियो एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है। हम लोग बैलेंस शीट के जो जैसे सिंगल आइटम है उसको हमें चेक करने जाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को चेक करना है ट्रेड रिसीवेबल, तो मैं उसको ट्रेड रिसीवेबल्स को चेक कर सकती हूँ किसके साथ, तो अपने सेल्स के साथ चेक कर सकती हूँ। मैं उसको कंपेयर कर सकती हूँ दूसरे एंटिटीज़ के साथ। तो इस तरीके से अपने क्या करेंगे, रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं। तीसरा होता है रीजनेबलनेस टेस्ट। मतलब जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया ना, पेरोल वाला लिया, डेप्रिसिएशन वाला लिया, रेंट वाला लिया। तो ये सब क्या है, मैं कोई ना कोई नॉन फाइनेंशियल डेटा उठा रही हूँ और उसके बेसिस पे चेक कर रही हूँ कि भाई क्या फिगर आएगा और नहीं आएगा। जैसे मैंने क्या किया, देखा कि भाई होटल के केस में देखा कि भाई रेंटल इनकम के केस में देखा कि भाई कितना कितना होटल भरा रहता है, वो देखने जाओ। या फिर मैंने ये देखा कि भाई लेट्स से हमें पेरोल एक्सपेंसेस देखने थे, तो मैंने नंबर ऑफ एम्प्लॉय देखे। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये हो गया रीजनेबलनेस टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट हम और इसमें ये वाला जो टेस्ट है वो हम बेसिकली कब यूज़ कर रहे होते हैं, तो मैक्सिमम हम ये PNL के आइटम्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, इनकम स्टेटमेंट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। देन नेक्स्ट इसमें क्या दिया है, तो वो दिया है स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर हम क्या कर रहे होते हैं, इधर में हम जो हमारे करंट अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं ना उसको प्रेडिक्ट करने जाते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल है तो वो है ट्रायल बैलेंस का रिकंस्ट्रक्शन करके। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं फॉर दी सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। आप यूज़ कर रहे हो क्या सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, तो आप क्या क्या चीज़ों को कंसिडर करोगे। तो दे आर मेजर 4 फैक्टर्स जो आपको कंसिडर करना है। पहला कि भाई ये जो आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने भी जा रहे हो, क्या ये सूटेबल है भी या नहीं है, सिचुएशन में बैठ भी रहा है या नहीं बैठ रहा है, सबसे पहले ये देखोगे। दूसरा आप देखोगे, आप इसको कंपेयर करोगे, मतलब आप कोई ना कोई दूसरा बेस ले रहे हो जिसके बेसिस पे आप इसको कंपेयर करोगे। तो जो दूसरा बेस ले रहे हो वो कितना रिलायबल है, आप वो देखोगे। देन उसके बाद अपना आप एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करोगे कि भाई चलो इतना % तक का तो डिफरेंस आ ही सकता है। एंड देन उसके बाद आप क्या करने जाओगे, वो देखोगे कि भाई जो डिफरेंस आ रहा है अमाउंट में और जो हमने सोचा था उसमें, क्या वो जो दोनों का डिफरेंस है वो एक्सेप्टेबल लेवल जितना आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। अब सबसे पहले कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल है या नहीं, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो हम कोई भी पर्टिकुलर आइटम देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि भाई उस पर्टिकुलर आइटम में क्या कोई ऐसा ट्रेंड सेट हो रहा है क्या नहीं, क्या वो प्रेडिक्टेबल है भी या नहीं, कि हम उसके लिए बारे में सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते। वैसे जैसे रेवेन्यू है तो रेवेन्यू को हम कर सकते हैं, जैसे बाकी की चीज़ों के साथ मैच कर सकते हैं। परचेज का फिगर हम बाकी की चीज़ों के बेसिस पे ला सकते हैं, जैसे क्रेडिटर्स हो गया, उसका थोड़ा बहुत रेफरेंस ले सकते हैं। फिर मैंने अभी ये वाला एग्जाम्पल दिया था, COGS वाला एग्जाम्पल दिया था, कॉस्ट शीट वाला एग्जाम्पल दिया था। फिर सेल का 1% हो सकता है, तो वो सारी चीज़ों को हम सोच के ला सकते हैं। देन सेकेंड है रिलायबिलिटी, कैसे चेक करोगे कि आप जो
कंपेयर कर रहे हो, जिसके साथ कंपेयर कर रहे हो वो कितना रिलायबल है। तो सबसे पहले तो देखेंगे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने रेंट वाला एग्जांपल दिया, तो हम आसपास का स्क्वायर फीट का रेंट देख रहे हैं, तो हम खुद से जाके इंडिपेंडेंट सोर्स का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो एक वो हो गया। देन सेकेंड, क्या जो मैं इन्फॉर्मेशन लेके आ रही हूँ क्या वो एक्चुअली में उसका यूज़ मैं कंपैरिजन करने के लिए कर भी सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, वो देखने जाएंगे। तो वो जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो कंपेरेबल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ़ रूम्स हैं, तो हाँ अगली साल रूम्स नंबर ऑफ़ रूम्स बढ़ रहे हैं तो हम उसको कंपेयर कर पाएंगे। देन उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो क्या होनी चाहिए, रेलेवेंट भी होनी चाहिए। अगर वो रेलेवेंट ही नहीं है, या फिर लेट्स से हमने मान के चलो हमने बजट बनाए थे और बहुत ही हमने अनरियलिस्टिक बजट बनाया और फिर हम अभी कंपेयर करने जा रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है। तो जो बजट्स भी होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, रियलिस्टिक बजट होने चाहिए। देन उसके बाद हमारा कितना कंट्रोल है ओवर दी इन्फॉर्मेशन, हमें वो देखना है। मतलब जहाँ पे जितना अच्छा इंटरनल कंट्रोल होता है उधर हमारे उतना अच्छा हमारा काम रहता है, इन जनरल जो सब चीज़ें चल रही है वो। तो वो ये 4 मेजर अपने पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं जब हम ये देख रहे होते हैं कि भाई ये डेटा है वो रिलायबल है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले देखा कि इस जगह पे एसएपी लगेगा, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगेगा भी या नहीं लगेगा। उसके बाद देखा अगर लगेगा तो हम जिस चीज़ से कंपेयर करने वाले हैं उसकी रिलायबिलिटी कैसे डिसाइड करोगे। उसके बाद एक्सपेक्टेशन डिसाइड करोगे, और जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए। मतलब हर आइटम के बेसिस पे आपको अपना एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करना है, ताकि आप जो भी मटेरियल में स्टेटमेंट है उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाओ, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको डिफरेंसेस लेने जाने हैं, ठीक है। तो ऑडिटर को क्या करना है, कोशिश करनी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पर्सुएसिव एविडेंस ले पाए, ताकि उसको ये पता चल पाए कि भाई किस जगह पर रिस्क ज़्यादा है। क्योंकि अगर जहाँ पे रिस्की आइटम होंगे वहाँ पे हम लोग ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं ले पाएंगे। मतलब जैसे मान के चलो कोई रेवेन्यू है, रेवेन्यू इज़ लाइक वेरी रिस्की आइटम, तो हम उधर डिफरेंसेस ज़्यादा थोड़ा ना रखेंगे, उधर हम डिफरेंसेस कम रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है चलो 1% तक डिफरेंस आया, 3% तक डिफरेंस आया, समझ आएगा। और बहुत डिफरेंस अपने एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्या करें, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने जाएँ, ठीक है। अगर उसको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है और उससे उसको क्या लग रहा है कि भाई जो उसने एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ली थी उसके साथ वो कंसिस्टेंट नहीं बैठ रही है, तो या फिर कंसिस्टेंट बैठ रही है, सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, तो उसके बेसिस पे वो क्या करेगा, अपना ओपिनियन भी फॉर्म करेगा। ओपिनियन मतलब वो ऐसे 705 वाली बात कि भाई क्वालिफाइड ओपिनियन देना है, अनक्वालिफाइड ओपिनियन देना है, वो सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है। अगर फ्लक्चुएशंस जो आ रहे हैं या जो डिफरेंसेस आ रहे हैं या जो भी आप वर्ड यूज़ करो वो आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, मैनेजमेंट के साथ बात करेंगे, इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट के साथ, और इंक्वायरी करने के बाद फिर उसको जो उन्होंने बोला उसको अपने क्या करने जाएंगे, चेक करने जाएंगे। तो उसके लिए इंक्वायरी करने के बाद हम परफॉर्म करेंगे अदर प्रोसीजर कि जो भी हमारे सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से बैठ रहे होंगे, और इस तरीके से करके हम पूरा अपना एनालिटिकल प्रोसीजर को ख़त्म करेंगे।